बहनों, आज अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान एक खुद मुख्तार ममलिकत और हम एक आज़ाद कौम हैं। पाकिस्तानी कौम को 50वां योम पाकिस्तान मुबारक। आज के दिन क़याम पाकिस्तान की जदोजहद और दिफा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, आज मुल्क में 85वां यौम पाकिस्तान जो है वो मनाया गया और सुबह से शाम तक जो है वो मुल्क सब्ज़ रैली पंशब में जो है वो रंगा रहा। बहुत सारी तकरीबात जो हैं उनका इनकाद हुआ, अज़म की बातें की गई, यकजहती के पैगामात दिए गए। लेकिन जैसे जैसे रात ढलना शुरू हुई तो एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या यौम पाकिस्तान की जो पीछे जो उनकी जो फाउंडेशन थी, क्या हमने उस पर आज तक अमल दरामद किया? क्या हमने उस पर गौर किया? और हम कहाँ खड़े हैं? 84 साल पहले जब मंटो पाक में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो एक यकजहती से जो है वो पाकिस्तान की फाउंडेशन रखी गई, पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। सब इकट्ठे हुए, तब अपने डिफरेंसेस असाइड रख के सब इकट्ठे हुए और पाकिस्तान की हमने फाउंडेशन रखी। लेकिन आज वही फाउंडेशन, वही बुनियाद जो है वो ख़तरे में नज़र आती है। और उससे लड़ने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है कौमी यकजहती, वो है कंसेंसस, जो कि इस वक्त हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। आज के प्रोग्राम को हम लिंक करेंगे, यौम पाकिस्तान की जो स्पिरिट है उससे लिंक करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि जो जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी या जो हमें लेसन्स जो हमें लेने चाहिए थे यौम पाकिस्तान के दिन से, क्या उस मुनासबत से हमने कुछ सीखा है और हम किस हद तक इन चीज़ों से दूर हो गए हैं और क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ को, उस मैसेज को इन लेटर इन स्पिरिट हम फॉलो करें। हमारे साथ आज मौजूद हैं अतर काज़मी साहब हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, साथ ही साथ कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ब्रिगेड रिटायर्ड इमरान मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद। अतर लेट मी बिगिन विद यू। आज की मुनासबत से अगर हम बात करें तो उस वक्त पाकिस्तान का जो क़याम हुआ था, सब ने अपने डिफरेंसेस असाइड रख के, सब ने यकजहती से जो है वो हम इकट्ठे हुए और पाकिस्तान फिर इट केम इनटू बीइंग। आज अगर हम देखें तो वो जो कंसेंसस है दैट इज़ मिसिंग और शायद उसी वजह से हमें शायद अंदरूनी इस वक्त जो ख़तरात हैं वो उतने ही हैं या उससे शायद कई ज़्यादा हैं जो कि बैरूनी हैं। क्या, किस तरह, हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड? देखिए, एक तो बात ये जिस आपने कहा कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात कौमों के अंदर होते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी कौम नहीं है, कोई भी ऐसा सियासी निज़ाम नहीं है जहाँ पे इख्तलाफ हो, लेकिन चीज़ें फिर निज़ाम के तहत चलाई जाती हैं। हमने देखा हमारा जो इनिशियल ईयर्स थे, आइन में बार बार तब्दीली की गई, फिर 71 के 73 के आइन में हमें मिला और उस आइन के ऊपर फिर हमने सारी वो इमारत खड़ी करनी थी। अनफॉर्चुनेटली वो जो एक डॉक्यूमेंट है जो हमें जेल टुगेदर कर सकता है, उस डॉक्यूमेंट को कभी कभी पसे पुश डाल दिया जाता है, कभी उसके ऊपर कुछ अमल दरामद होता है, कभी कुछ नहीं होता। तो मेन इसकी जो रेसिपी है, अगर आपने सारी कौम को इकट्ठा लेके चलना है तो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, जो आईने पाकिस्तान है उस हर किसी को आईने पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। और कुछ चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल वाज़े आप होना चाहिए कि अगर कोई शख्स यहाँ पे दहशतगर्दी करता है तो वो कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है। आप हर किसी को यहाँ पे आईने पाकिस्तान के ताबे होना पड़ेगा। आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी करें, आप अपने हकूक की बात भी करें और बाकी तमाम जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी अपनी अपनी डोमेन में रहना है। तो मेरी नज़र में उसका एक ही नुस्खा है और वो है आईने पाकिस्तान। अच्छा, चीमा साहब की तरफ चलती हूँ। चीमा साहब, इस वक्त जैसे अभी बात हो रही है और हम सब ये देख रहे हैं कि मुल्क में एक दहशतगर्दी की लहर जो है वो फिर से जो है वो सर उठा रही है और वो आग सुलगना शुरू हो चुकी है। आज भी अगर बात करें तो बड़ा अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो बलूचिस्तान के हवाले से 4 जो हैं वो मज़दूर उनको कत्ल कर दिया गया, 2 पुलिस वाले जो हैं उन्होंने जामी शहादत नोश की। सो एक लहर जो है दहशतगर्दी की, उसकी हम लपेट में एक दफ़ा फिर से आ रहे हैं। जो अभी बात की जा रही है कंसेंसस की, आपका क्या ख्याल है कि कंसेंसस जो है ये किस तरह पैदा किया जा सकता है? अभी जनरली इस पे बात करते हैं, फिर आगे जाके जो हमारी स्पेसिफिक्स हैं, जो हम इशूज़ आजकल हम एड्रेस करना चाहते हैं, उस पर बात करेंगे। देखिए, कंसेंसस पैदा करने के लिए सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो ताकतवर और बड़े हैं उनको थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उनको लोगों को एक पेज पे लेके आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जब हम ये फैसला कर लेते हैं कि भाई हमने जैसे भी निज़ाम को चला लेना है,
हमने किसी से पूछना नहीं है, हमने किसी को इंगेज नहीं करना, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, अब हम हर चीज़ को जो है वो बाय वन वे और दी अदर अपने कंट्रोल में ले आएंगे, तो मेरा ख्याल है चीज़ें जो हैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। जैसे आप अभी देखें टर्की के अंदर बहुत सारी बड़ी अपहीवल सी है। सो मुझे लगता है कि कंसेंसस पैदा करने के लिए जो बड़े और ताकतवर अदारे हैं, पार्लियामेंट है, हमारे जो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है और सबको अपनी अपनी पोजीशन से 1 फुट पीछे होने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी पोजीशन पे खड़े रहेंगे तो शायद कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। हमें अपनी पोजीशन से पीछे हटना है और फिर हमें देखना है कि हम आगे कैसे रास्ता बना सकते हैं। एक तो जारी बात है ये ज़रूर है, और दूसरा जिस तरह अतर काज़मी साहब बात कर रहे थे कि अगर हम प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अहमियत दें और उसके मुताबिक चीज़ों को चलाने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है ऑटोमेटिक हमारे पास कंसेंसस मौजूद हो जाएगा। हमें अपनी पार्लियामेंट को रेलिवेंट करने की ज़रूरत है। हमारी पार्लियामेंट इंतहाई इररिलेवेंट हो रही है। बहुत सारी जो मेजर डिबेट्स हैं मुल्क के अंदर डिफरेंट इश्यूज के ऊपर होनी चाहिए, वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि ये वो एक दो इमीडिएट फार्मूलाज हैं जिनके ऊपर अगर हम बैठें या इस तरह सोचें तो हम चीज़ों को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त अगर बात की जाए तो मुल्क में पोलराइजेशन जो है वो रूज पर है और उस पोलराइजेशन से मेरा ख्याल है इस वक्त मुल्क की बका बहुत हद तक जुड़ी हुई है। एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हम जो है वो फेस कर रहे हैं इस पोलराइजेशन की वजह से। आप क्या समझते हैं जो ये नेशनल कंसेंसस की बात हो रही है, एंड अगेन जैसे अतर ने बड़ी पॉइंटेड आउट वेरी राइटली कि हर कौम में जो है, हर मुल्क में जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बट इट्स हाउ यू कम टुगेदर। आप अपने डिफरेंसेस असाइड रख के कैसे जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये क्या कंसेंसस लाने के लिए, व्हाट्स द रेसिपी, व्हाट्स द फॉर्मूला? बहुत नवाजिश डॉक्टर साहब आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए हमारे जो सबसे बड़ा इशू है वो है आई थिंक नेशनल आइडेंटिटी का। अगर हम इसको एक नेशनल आइडेंटिटी हमारी एक हो जाए तो फिर उसके ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में रहते हुए बेशक हमारी जो डिफरेंसेस जो हैं वो उसके अंदर समा सकते हैं, मगर जब हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी ही नहीं होगी तो फिर जाहिर बात है कि फिर कंसेंसस होना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने इस वक्त कुछ करना है और 23 मार्च की 1940 की स्पिरिट को रिवाइव करना है तो उसके लिए सबसे नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर रिवाइव करना पड़ेगा अपने आप को, कंसोलिडेट करना पड़ेगा अपने आप। और जब ये हो जाएगा उसके बाद कंसेंसस होगा और अगर कोई डिफरेंसेस हैं उसके बावजूद तमाम मामला चलते रहेंगे। उसके अलावा हम ये देखना है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो हैं ये मस्ट बी सुप्रीम और ये मस्ट सुपरसीड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट को और इंडिविजुअल और पर्सनल इंटरेस्ट को। तो जब नेशनल कोहेजन हो, नेशनल आइडेंटिटी हो और उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट को दी जाए तो मेरे ख्याल में तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये हमें नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल कोहेजन करने की इसके लिए बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त। सही, ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अतर साहब, अगर आप मूव करें जो इस वक्त हमारे आज के हालात जो हैं, स्पेशली दहशतगर्दी के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग होती है, उसमें अगेन वो पोलराइजेशन हमें नज़र आती है कि बहुत सारी ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो उसका बॉयकॉट कर देती हैं, नहीं जाती उसमें, वो शामिल नहीं होना चाहती। फिर उसके बाद वहाँ से भी जो अलामिया आता है उस पर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त कन्फ्यूजन है। हुकूमत कह रही है हम ऑपरेशन के लिए नहीं जा रहे, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त शोर मचा हुआ है कि ये तो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं और हमें डायलॉग की जो है वो एक इजाज़त दी जाए सूबे के लेवल पे। वो ये कह रहे हैं हमें इजाज़त दें, बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं हम जाएंगे वहाँ पे, हम जाके उनसे बात करेंगे अफ़गानिस्तान से। आपका क्या ख्याल है कि ये जो इशू है इसको किस तरह रिजॉल्व करना चाहिए? हुकूमत इस वक्त ये कहती है कि फ़ौज की सतह पे, हमने डिप्लोमेटिक सतह पे अफ़गानिस्तान को हमने बहुत दफ़ा शवाहिद जो हैं वो दिए हैं, वो इस पे एक्ट करने के लिए अपनी जो उनकी इंटरनल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से तैयार नहीं है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर दिस? देखिए, एक तो ऑब्वियसली जो हुकूमत की सतह के ऊपर जो जितने भी उनके इत्तेहादी हैं, अपोजिशन, उन सबको जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर सबको बहस भी करने की ज़रूरत है और एक मौक़िफ़ भी लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये नेशनल इशू है। दूसरी बात ये है कि उस कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें आप हालत देख लें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब, वही नहीं आए
और अली अमीन साहब आए, फिर तहरीक इंसाफ वालों ने पहले कहा कि हम आएंगे, फिर वो नहीं आए, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत है। और वो हाउस है, वो अवाम के अगर नुमाइंदे हैं, अगर आप कहते हैं कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं, तो लेट देम डिबेट करें, हाउस के अंदर डिबेट करवाएं, दोनों उसके अंदर डिबेट करवाएं। और दूसरा, अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं, देखें पूरी दुनिया हम पे इल्ज़ाम क्या लगाती रही कि जी हम यहाँ पे तालिबान की आदत को हार्बर करते हैं, इस किस्म के इल्ज़ामात और झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगते रहे कि मुख्तलिफ किस्म के पनाहगाहें हैं, ये हैं वो है। और आज क्या वजह है कि जब उन्हीं लोगों की हुकूमत आई है और हमारे ताल्लुकात उनसे ख़राब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियां भी हैं ना। हमने कोई सफारती सतह पे चीज़ों को देखना है, एंगेज करना है। अमेरिका तो उठ के चला जाता है, अफगान वॉर के बाद भी वो उन्होंने अपने हाथ जाड़े और वो चले गए। इसी तरीके से पहले भी उनका इनखला हुआ, पीछे ब्रंट हमारे ऊपर आता है। यहाँ पे कुछ अच्छा होगा, हमारे हमसाये में यह बुरा होगा, उसके ब्लो बैक हमारे ऊपर आएगा। तो हमें उस नज़र से चीज़ों को देखना चाहिए। वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। दोनों तरफ जो हमारे नेबर्स हैं, हमें उनको नेगोशिएट भी करना चाहिए, उनसे इंगेज भी करना चाहिए। और एंड ऑफ द डे हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है अफगानिस्तान। अचानक ऐसा क्या हो गया कि खुदा न खास्ता जंग की बातें हो रही हैं, ये कतन पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और इस पे जो सीरियसली जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उनको हो, दीगर जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, एंगेज किया जाए और चीज़ों को बेहतर किया जाए। एक एंगेजमेंट कल हुई तो है जी, हमारे जो नुमाइंदा खसूसी हैं उन्होंने किया, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। बट लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। वी आर ऑल ऑप्टिमिस्टिक। चीमा साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आप इसको किस तरह समझते हैं कि इसको जो है इशू को किस तरह रिजॉल्व किया जाए? क्योंकि एक तरफ डायलॉग की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो हॉट परस्यूट की जो है वो आवाज़ें आ रही हैं। आपको किस तरह लगता है? बिकॉज जैसे अथर भी कह रहे हैं और हम सब ये हमने देखा भी है, हमने इसको भुगता भी है, जंग किसी के मफाद में नहीं है। और स्पेशली मेरा ख्याल है पाकिस्तान के इस वक्त जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस जिससे हम दो चार हैं, उसमें तो जंग बिल्कुल ही जो है वो मेरा नहीं ख्याल किसी के मफाद में है। लेकिन अगेन डायलॉग की जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि जी हमने बहुत दफ़ा शवायद दी हैं, हमने बहुत दफ़ा अफगान लीडरशिप को एंगेज करने के लिए कोशिश की है, लेकिन वहाँ से अपनी जो उनकी इंटरनल पॉलिटिकल उनकी जो मजबूरियाँ हैं उसकी वजह से शायद वो इस पे एक्ट नहीं करते। तो क्या करें फिर? देखिए, पहली बात तो यह है कि डोमेस्टिकली हमारे पास कंसेंसस होना चाहिए कि पूरा मुल्क जो है वो एक चीज सोचे कि अब हमें क्या करने की जरूरत है। एक बात इसमें फिर मैं कहूँगा पार्लियामेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोविंशियल असेंबली का भी, खैबर पख्तूनख्वा का, उनका भी रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समझते क्या है, वो सारी बात नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग प्रोविंस है अफगानिस्तान का, तो उनको पता है कि जब भी चीजें होनी है तो उनकी आवाम और उनके लोगों के लिए मसला होना है। सो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है जी। हमने पॉलिटिकली उनको बताया, डिप्लोमेटिकली बताया, हम हर तरह से उनको इंगेज कर रहे हैं, लेकिन अफगान तालिबान किसी कीमत में भी पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली, एक मेरा ख्याल है ऑप्शन मिसिंग है, उस पर हमने काम नहीं किया, और वो है कि हमने कोई रीजनल कंसेंसस नहीं बनाया, अफगानिस्तान पे क्रिएट करने की कोशिश की। हमने खिते के ममालिक को कन्विंस नहीं किया कि अफगान तालिबान को ये कहा जाए कि उनकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी और उनकी सरजमीन दहशतगर्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस चीज में मेरा ख्याल है ये कंसेंसस एक मिसिंग है। ये अगर हम इस ऑप्शन को भी एक्सरसाइज करते तो शायद हमारे पास एक थोड़ी ज्यादा बड़ा कैनवस पे हम इंटरजेक्ट, बेशक रीजनल लेवल पे ये कंसेंसस नहीं है, लेकिन जब अमरीकी फौज का इनखला हुआ था, कतर में जो कुछ हुआ, सारा कुछ जो डायलॉग प्रोसेस हुआ था, उसमें तो ये अलामिये में लिखा हुआ है कि ये सरजमीन जो है वो किसी के खिलाफ जो है इस्तेमाल नहीं होगी, बिलखुसूस अपने नेबर्स के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी। वी हैव दैट डॉक्यूमेंट, और वहां पे तो इसका कंसेंसस था। ये देखिए, वो एक कंसेंसस उनका अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ था, वो कतर में एक दोहा प्रोसेस बिल्कुल एक डिफरेंट चीज थी। आपको याद होना चाहिए कि उस राइट आफ्टर दैट इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने एक प्रॉपर एनएसए लेवल का प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसको पाकिस्तान ने बायकॉट किया था, और जिसका मकसद ये था कि अफगानिस्तान को ये कहा जाए कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो उन्होंने तमाम ममालिक को खित्ते को इकट्ठा किया, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग रशिया और सेंट्रल एशिया, ईरान, सब वहां पे जाते थे और मिलते थे। सो मेरा ख्याल है कि हमें एक तो ये चीज जो है वो मिसिंग है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि फिर आपके पास ऑप्शन एक ही आ जाती है, और वो आप जो है वो
टारगेटेड स्ट्राइक कर सकते हैं। आप अगर बॉर्डर भी बंद कर देते हैं तो हमारे लोग मुतासर होंगे, कारोबार मुतासर होगा। और इस चीज को तालिबान भी इस चीज को लिवरेज इस्तेमाल करते हैं कि ये बॉर्डर नहीं बंद कर सकते हमारे साथ, अगर बॉर्डर बंद करेंगे तो इनके लोगों के रोजगार बंद हो गए। तो वो भी हमें एक ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में है। वो समझते हैं कि अब उनकी जो ऑप्शंस हैं खुल गई हैं, वो टर्की जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, यूएई जाके अपने मसले मसाइल और चीजें एंगेज कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को वो जो हार्ड स्टेट वाली बात है उसमें सिर्फ फौजी एंगल से नहीं देखना चाहिए, उसमें तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम सोसाइटी जो है उसको ओनरशिप भी लेनी चाहिए। ये भी हमारी एक बड़ी गलत अप्रोच है कि जी इस मामले में जो करे फौज करे, शहादतें दे तो फौज दे, बाकी अदारे, बाकी इंस्टीट्यूशंस, बाकी महकमे जो हैं वो अपनी बाकी चीजें जो है वो फौज पे डाल दे। मेरा ख्याल है हमें जो मिलिटरीली चीजें करने की जरूरत है वो जरूर करनी चाहिए और बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए। हर रोज हमारी शहादतें हो रही हैं और हम उनसे प्यार प्यार से आराम से देखें। वो हमें नेबरिंग कंट्री कहते हैं, ब्रदरली इस्लामिक भी नहीं कहते। आप चले जाए अशरफ गनी अब्दुल्ला के टेन्योर में, आप उनके अल्फाज निकालें, वो आपको नेबरली कंट्री कहते हैं, वो ब्रदरली इस्लामिक भी नहीं। ब्रदरली तो वो लफ्ज ही नहीं बोलते थे, मुझे याद है। सो सवाल ये है कि आप अपने आप को जब तक एक टफ तरीके से पेश नहीं करेंगे, और हमें ये अफगानिस्तान का मसला आज नहीं है, कल नहीं है, ये रहना है। सो इसको वंस फॉर ऑल हल करें। आपका इन्वेस्टर परेशान हो रहा है, कारोबारी लोग जो पाकिस्तान में आते हैं या आएंगे उनके लिए अच्छी ऑप्टिक्स नहीं है। सो अगर आपने इसको मिलिटरीली डील करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। जिस तरह आप अभी रीजनल उसकी एक फोरम की बात कर रहे थे, जब तक वो रीजनल फोरम नहीं है, क्या हम जिन ममालिक की वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस है, जिसमें सर फहरिस्त इस वक्त जो है वो अमेरिका और चाइना दोनों हैं, क्या उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डिप्लोमेटिकली जो है वो कुछ चीज़ें जो है रिजॉल्व की जाए? ऑब्वियसली मिलिट्री ऑप्शन जो है वो तो लास्ट ऑप्शन है ही है, वो तो मौजूद है ही है, लेकिन अगर उनका इन्फ्लुएंस है तो क्या उससे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते? देखिए जी, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम इसको इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल नहीं कर पा सके। उसकी वजह यह है कि ये जो ममालिक हैं वो अपने प्राइमरीली अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसको फोकियत देते हैं एज कम्पेयर टू हमारे इंटरेस्ट के, और ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज़ में। देखिए अफगान तालिबान जो है उनको रिकग्नाइज किसी ने नहीं किया हुआ, लेकिन उनके एम्बेसडर्स को रिसीव कर लिया है और अपने जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ भेज दिए हैं। सो मामलात उनके चल रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि अब चाइना की अगर बात की जाए उसमें ठीक है, हर ममालिक हर मुल्क जो है वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो देखता है, बट हैविंग सेड दैट चाइना का तो सीपेक इस वक्त जो है वो सैबोटाज हो जाएगा, उसका तो एक इन्फ्लुएंस उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ मैं। मेरा ख्याल है कि जी वो इस मामले में भी शायद पाकिस्तान ने जरूर उनको जो है वो रिक्वेस्ट की होगी, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किरदार अदा करना चाहते होंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, और वो खासतौर पे ये जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं इनके हवाले से उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, वो किसी को अनॉय नहीं करना चाहते। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बार बार शायद चाइना को भी कहा होगा कि हमारी इसमें हेल्प करें, लेकिन उनकी अप्रोच बड़ी क्लियर है कि वो इस तरह के मसलों में नहीं आना चाहते। भले चाइनीज इन्वेस्टमेंट सी पैक कॉम्प्रोमाइज होता है या BRI के प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने मैं 100% इस चीज़ पे मुझे गारंटी है कि पाकिस्तान ने इस मसले को चाइनीज के साथ टेकअप किया होगा, लेकिन चाइनीज इसमें उनकी एक अपनी जो पर्सनल एक बायलैटरल अप्रोच है वो उसी के जरिए यहाँ पे मैं समझता हूँ कि चाइना एक बड़ी पावर है, दुनिया उसको एक बड़े एंगल पे देख रहे हैं, बड़े स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं, उनको चाहिए कि अपना किरदार अदा करें। अगर वो चीमा साहब, आई एम सॉरी फॉर इंटरजेक्टिंग, छोटी सी ब्रेक का काज़ा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रिगेड साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेड साहब, जो इस वक्त दहशतगर्दी का मसला हमें आ रहा है अफगानिस्तान से, कैन डायलॉग एंड ये जो ऑपरेशन की बात हो रही है, दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मस्ट अडॉप्ट मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। और सबसे पहले उसका प्रोंग होना चाहिए पॉलिटिकल, और पाकिस्तान का एक होल ऑफ द गवर्नमेंट और एक होल ऑफ द नेशन वो कंबाइंड एक अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स अफगानिस्तान। ये केपी की गवर्नमेंट अलग से नहीं उनसे साथ डील कर सकती, मगर केपी की गवर्नमेंट ने जो डील करना है वो दैट शुड बी पार्ट ऑफ द नेशनल एजेंडा एंड द नेशनल पॉलिसी टू डील विद अफगानिस्तान। तो पॉलिटिकली हमें एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करना है अफगानिस्तान को डील करने के लिए। डिप्लोमेटिक प्रॉन्ग में तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं एंगेज अफगानिस्तान को, और ये मेरे ख्याल में चाहिए और उनको डिप्लोमेटिकली कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि जब तक वो टेररिज्म को अपने सॉइल से ख़त्म नहीं होने करेंगे या उनको रोकेंगे नहीं, पाकिस्तान के और उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। और ये सबके फायदे में है कि ताल्लुकात अच्छे हों, पूरा रीजन स्टेबलाइज हो और अफगानिस्तान दोनों इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली इससे फायदा उठा। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है वो ये है कि हमें और अफगानिस्तान को एक बायलैटरल इकोनॉमिक स्टेक क्रिएट करना चाहिए इन गुड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। I'll move on. आगे जो पॉलिटिक्स की बात अभी चल रही है, अगेन पीटीआई का जिक्र जो है अगर ना आए तो इस मेरा ख्याल है प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। अभी जो खबरें आ रही हैं अचकज़ई साहब के हवाले से, अलामा नासिर साहब के हवाले से, कि उनको रिक्वेस्ट की गई है कि खान साहब को आप मनाएं कि कोई अपने लिए स्पेस क्रिएट करें थोड़ी देर के लिए, अपनी ट्विटर जो है, सोशल मीडिया का जो है, वो कोई 2 स्टेप पीछे ले लें। आपको क्या लगता है, नोइंग इमरान खान साहब एंड एनालाइजिंग द सिचुएशन जिसमें वो चल रहे हैं इस वक्त, क्या आपको लगता है कि ये कोई फ़ायदामंद या इससे कोई फ़ायदा होगा इससे? देखिए, सियासी पारा नीचे आए तो यकीनन फिर वो थोड़ी सी रैशनैलिटी से लोग बात कर सकते हैं, थोड़े से दोनों तरफ साइडों से जो है लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लेकिन अब अचकज़ई साहब या अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, क्या उनके ज़रिए कोई पैगाम भेजा गया? उनका जो स्टांस है, जो मेरी उनसे गुफ्तगू होती है, जो मीडिया पे वो आके बात करते हैं, उनका स्टांस तो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। सो आई डोंट थिंक दे आर द राइट पीपल कि वो जाके इमरान खान को समझाएं कि आप अपना सा थोड़ा सा कम करें। वो तो उससे भी ज़्यादा सख्त स्टांस लेते हैं। लेकिन ये जमात के अंदर भी इस चीज़ का इदराक है, उनकी सीनियर लीडरशिप ये कहती है कि कुछ मामलों के ऊपर हमें चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पर कोई बात हो या आम बयानात हों, ताकि कुछ अरसे तक माहौल ऐसा बने कि वहाँ से फिर हम उसको फाउंडेशन बना के गुफ्तगू आगे बढ़ा सकें। लेकिन फ़िलहाल क्या ये हो पाएगा? जिस तरह आपने क्वेश्चन किया, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली करंट सर्कमस्टांसेस में वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अतर जो अभी तक उनकी स्ट्रैटेजी रही है, पिछले आप 2 साल से देख लें, वो एक मतलब एक आप समझें कि साबिक कदम है इन टर्म्स ऑफ टारगेटिंग द इस्टेब्लिशमेंट, या जो उनका सोशल मीडिया वो एक ही लाइन ले रहा है, वो ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव नहीं कर पा रहा। तो या तो ये हो कि कोई आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव आपने किया हो, कोई खान साहब की रिहाई हो गई हो या बेल मिल गई हो या कुछ और उनको कोई रिलीफ मिल रही हो, वो इट्स नॉट वर्किंग, इट्स क्लियरली नॉट वर्किंग। बट व्हाई डू यू थिंक दे स्टेडफास्ट ऑन दिस अप्रोच देन? मेरे ख्याल में वो उस हद तक चीज़ें चली गई हैं कि जहाँ पे रंजिश बहुत ज़्यादा है दोनों तरफ। हुकूमत की तरफ भी अपने गिले शिकवे हैं, उस साइड पे भी अपने गिले शिकवे हैं, और जो उनके करीबी साथी बताते हैं जिस तरीके से देखें ना, यहाँ से तोशा खाना से कौन सा वज़ीर आज़म नहीं गुजरा जिसके अहले खाना गिफ्ट ना लेके गए हों? क्या हमने आज तक माजी में कोई इस तरह के मुकदमात चलते हुए देखे? और दूसरा फिर अब बुशरा बीबी भी जेल में है, ये इस चीज़ की भी रंजिश है। या होती ना, बुशरा बीबी जब बाहर आई थी तब एक उम्मीद थी कि जी वो, उस वक्त भी चुप नहीं हुआ था, वही ना, वो पर शायद उस वक्त कुछ था, पर इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि टू बी ऑनेस्ट के कोई ऐसी सूरत हाल है। लेकिन एंड ऑफ द डे जो सियासी लोग होते हैं उन्होंने सियासी हल निकालना है। तो तहरीक इंसाफ, जिस तरह आप भी कह रही हैं, हुकूमत तहरीक इंसाफ एक स्टेलमेट के अंदर है,
और जो मुल्क की सिक्योरिटी की सिचुएशन है वहाँ पे हो सकता है कि सियासी तौर पे शायद आपको कोई चीज़ उतनी सूट ना करती हो, लेकिन एंड ऑफ द डे मुल्क को भी आपने आगे लेके चलना है, मुल्क को भी चलाना है। तो जहाँ पे अगर कोई चीज़ बेहतरी आ सकती है तो वो लाने की कोशिश की जानी चाहिए। और बड़ी जिम्मेदारी तो देखें ना हुकूमत के पास है। हुकूमत ताकत, इमरान खान साहब तो उनको ना किसी टीवी पे आ सकते हैं, ना किसी अखबार में आ सकते हैं, ना आप जाके उनका इंटरव्यू कर सकती हैं, ना मैं जाके उनसे मिल सकता हूँ। तो वो तो एक जेल में बैठे हुए हैं। और अगर सारे बाहर बैठे हुए जिन्होंने हुकूमत बनाई हुई है वो हमें ये कह रहे हैं कि जी वो ये कर ले और वो कर ले, तो फिर आप उससे इनकी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगा लें कि बाहर तो आप लोग सारे बैठे हैं, तो इतना बड़ा इत्तेहाद है, जरदारी साहब हैं, मियाँ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, आप कोई हल निकालें, हुकूमत में तो आप हैं। अच्छा चीमा साहब, आपको क्या लग रहा है कि अगेन ये स्ट्रैटेजी जो है वो खान साहब की उस तरह जो है वो काम नहीं कर रही, और अब जो खबरें आ रही हैं पीटीआई के अंदर से ही लोग उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं कि हाँ जी ये रिक्वेस्ट की गई है दोनों साहिबान को, चकजई साहब हों या लामा साहब हों, क्या इससे कोई टेम्परेचर्स नीचे आ सकते हैं? टेम्परेचर नीचे लाने में कुछ ये रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, लार्जली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन होगा। उसकी वजह यह है कि तमाम जो पार्टीज हैं उनकी पोजीशन बड़ी सख्त है, और इमरान खान साहब ने भी अपनी वैसे तो तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज कर ली हैं। उनको भी पता है लोग भी बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकलते, जुडिशरी से भी वो जो है वो कोई स्पेस नहीं निकलेगी, और उन्होंने अपनी लोगों से कोई लोगों को इतना एम्पावर भी नहीं किया हुआ। इवन के पार्लियामेंटेरियंस जो पीटीआई के हैं वो भी एग्जॉस्टेड हैं। तो कोई ना कोई जारी बात है डायलॉग चाहते हैं, पीटीआई के लोग चाहते हैं कि डायलॉग हो जाए, किसी किस्म का हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि दूसरी पार्टी भी कुछ स्पेस देगी, क्योंकि जो ओवरऑल जिस मुल्क के अंदर जो एक सोशो पॉलिटिकल बयानिया है, शायद वो उसकी शायद वो बड़ा तेज है। दूसरी तरफ अगर ये बात चलती है कि जी मुल्क के अंदर कोई ऑपरेशन की बात होती है, तो हो सकता है फॉर अ मोमेंट इस चीज को भी कंसिडर किया जाए कि एक तरफ टेम्परेचर जो है वो पॉलिटिकल डाउन किया जाए, और अगर इमरान खान को कोई रिलीज होता है, कोई रिहाई मिलती है तो दे दी जाए, और बाकी चीजें जो हैं वो की जाएं, क्योंकि इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है वो तो हमारे लिए दूसरे हैं। सो इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है, लेकिन फिर इस पे भी आपको पता है फिर वो जब उनको ये पता चलेगा कि ये इस तरह की चीजें करने जा रहे हैं, तो वो उनकी भी बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। सो बड़ा एक डेलिकेट सी सिचुएशन है। और दूसरा, खान साहब अपनी पोजीशन सख्त लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट, अदारे, हुकूमत, इनकी भी पोजीशन कोई इतनी नरम नहीं है। सो लगता नहीं है कि कोई हालात बेहतर होंगे, लेकिन शायद कोई सोल्यूशन निकला। और काज़मी साहब ने सही कहा कि ये जो लोग खास तौर पे राजा साहब तो बड़े हार्डलाइनर हैं, तो उनको भेजना तो और रास्ता निकालना तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि उनकी पार्टी के अंदर ये उनके लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता, और उनकी ये क्रेडिबिलिटी भी नहीं है कि वो कुछ इस तरह के ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो खान साहब के आगे रखेंगे। लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन है। चीज़ों का बेहतर हो जाना बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन लगता नहीं है कि बर्फ पिघलेगी इस पर। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त क्योंकि ऑब्वियसली दहशतगर्दी का जो मसला है वो बहुत एक बड़ा इशू है, और खैबर पख्तूनख्वा में जहां खान साहब की हुकूमत है, पार्टी की हुकूमत है, वो मेजर स्टेक होल्डर हैं, वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स इसमें है। क्या आपको लगता है यूजिंग दिस एज अ लेवरेज खान साहब अपने लिए शायद कुछ जो है वो स्पेस क्रिएट कर सकें? कोई मतलब इन द कमिंग डेज वी माइट सी कि शायद बेल उनकी कोई अप्रूव हो गई है, या उनकी पार्टी के लोगों के लिए कुछ रिलीफ जो है वो हासिल करने में कामयाब हो सके? एक तो पहले मैं I would just like to comment on the political situation in the country so far. ये जो इम्पैस है या जो एक स्टेलमेट चल रहा है, ये पाकिस्तान के लिए अनसस्टेनेबल है। और चाहे ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी इनके स्टैंड पॉइंट्स हों, नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हो रहा है। और इन दोनों जो ग्रुप्स जो हैं, इनको मेरे ख्याल में इस बात को अब सोचना चाहिए कि दोनों ने जो एक्सट्रीम पोजीशंस ली हैं, ना इनमें से कोई भी नहीं जीत सके। अता साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इसमें अब जो एक तरफ एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, अगेन क्योंकि एक क्लैश ऑफ ईगोज जो हैं वो भी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। खान साहब ऑब्वियसली उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है माफ़ी के हवाले से, और हुकूमत जो है या इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका एक कैटेगोरिकली बिल्कुल डिफरेंट मौक़िफ़ है। अभी भी रान सनाउल्लाह साहब ने अगले दिन कहा कि एक ही तरीका है कि खान साहब को रिलीफ मिल सकती है कि वो 9 मई के उस पर माफ़ी मांगे। माफ़ी मांग आपको कहीं नज़र आ रही है पिक्चर में? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया, आप उस पर मुकदमा चलाएं, उसको सज़ा दें।
माफ़ी मतलब ये कौन सी पंचायत लगी हुई है कि जहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब माफ़ी कर देंगे? जो जराइम 9 मई को हुए या मुबैना जराइम हुए वो कोई किसी एक सियासी जमात के खिलाफ तो नहीं, वो तो देखिए पाकिस्तान का इशू है ना। अगर पाकिस्तान के किसी इदारे पे हमला होता है तो उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि फिर अगर आप यही चाहते हैं कि जी माफ़ी मनवा लीजिए, अगर हुकूमत की ये ख्वाहिश है तो फिर आप एक जुडिशल कमीशन बना दें। बेशक ये जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जज साहिबान आए उन्हीं पे मुश्तमिल बना दें, वो तहकीकात सारी करे और साबित कर दे कि जनाब ये इन्होंने किया। फिर देखेंगे वो कैसे उससे मुकर सकते हैं। वो तो खुद कह रहे हैं ना जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो जब सब कुछ साबित हो जाएगा फिर अवामी प्रेशर भी आएगा। अगर आपने अवामी सतह पर यह मुकदमा लड़ना है, मेरी जो ज़ाती राय है कि ये मुकदमा जो है फौजदारी मुकदमात हैं, उसमें जिसका जो कसूर है आइन और कानून के मुताबिक उसको सजा दें ताकि एक मुस्तकबिल में दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इसके ऊपर सियासी बयानिया बनाया जाता है कि ये ऐसा मसला है और ये वैसा मसला है। ये एक जुर्म है, जो भी आइन तोड़ता है, कानून की खिलाफ वर्जी करता है, उसके आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। देखा है ना, एक हमने प्रेसिडेंट पिछले 2 सालों में देखा है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या जिसने जो है वो पार्टी लाइन चेंज कर ली, उसके ऊपर उस तरह जो है वो कानून हरकत में नहीं आया। अगेन ये हमारा जो आप बात करें, बिल्कुल इसको सियासी रंग दिया जा चुका है, बजाय इसके कि देने की कोशिश, वो तो दिया जा चुका है। वो लोग जो उसमें शामिल थे, उस पार्टी में शामिल थे, जिन पे ये इल्ज़ाम थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी अलहदगी का इजहार किया तो उन पे ना कोई कानून हरकत में आया, ना उनके खिलाफ कुछ हुआ। तो ये किस आइन और कानून के तहत हुआ? ये बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना डॉक्टर साहबा कि जिन लोगों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बताया गया कि इतनी कॉल्स ट्रेस हुई हैं, तस्वीरें दिखाई गई, वो फलानी जगह पे मौजूद थे, तो जो ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये तो देखें, ये तो मौकरी बना दी ना अपने पूरे सिस्टम की। जो भी शख्स मुलविस है, या तो आप कह दें कि ये टोटली एक सियासी केस है, सियासी केस तो नहीं है ये, खुदा न खास्ता ये बड़ा एक संजीदा मामला है जो 9 मई को हुआ, वो पूरी कौम के सामने हुआ। जो लोग उसमें मुलविस हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसमें होता ये है कि फिर जो सियासी साइड है इसकी, हुकूमत ने इसके ऊपर अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, जो दीगर जमातें थी उन्होंने अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, और फिर जो मुकदमात बनाए गए। अब दहशतगर्दी के जो कानून है उसके तहत 7 रोज में मुकदमा चलेगा और सजा होगी। यहाँ पे आप देख लें, क्या हुकूमत के हाथ में है ना सारी प्रोसिक्यूशन, क्यों नहीं चला रहे 7 रोज में मुकदमा? एक बंदा जो मियाँ वाली में बैठा है उस पर आपने पिंडी में भी मुकदमा बना दिया, तो आपने तो इसको सारा इतना वो उसको कर दिया, इतना वो जिसे कहते हैं गदला कर दिया कि कोई चीज़ भी क्लियर नहीं रही। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में इस तरह तो ये मामला हल नहीं होगा, और अनफॉर्चुनेटली इस तरह भी मामला हल नहीं होगा कि कोई माफ़ी मांग ले। ये क्या बात हुई, आप कानून को तोड़ें, आइन को तोड़ें, इदारों पे हमला करें और बाद में माफ़ी मांग लें? नहीं, जो इसमें मुलविस है उसको ज़रूर आइन और कानून के मुताबिक उससे डील किया जाए। जी साहब, क्या सिंपल माफ़ी से भी काम चल सकता है? क्योंकि इस वक्त जहाँ आप देखें कि फ़ौज के अंदर जो लोग मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि सिंपल माफ़ी से, जिस तरह राना साहब कह रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करके कि ये कर लें तो शायद मामला हल हो जाए, कि सिर्फ माफ़ी से काम चल जाएगा? और फिर जो वो कहा जाता है कि इमरान खान साहब पे क्रॉस लगा हुआ है, वो क्रॉस खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा वो? देखिए, 9 मई के हवाले से तो कोई माफी नहीं होगी, वो तो डिफरेंट केसेस हैं। बाकी जो मामलात हैं उनमें कहीं पे पॉलिटिकल रिलैक्सेशन हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा एक तासुर तो यही है ना कि जो केसेस होते हैं उसमें एक पॉलिटिकल एंगल जरूर मौजूद होता है। सो जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को माजी में स्पेस दी गई, सो ये जो 9 मई वाले वाकयात हैं ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, एक डिफरेंट एंगल है। उसमें तो कोई ना स्पेस होगी ना माफी होगी, वो कुछ भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि लार्जली क्या होगा, लेकिन क्योंकि जिस तरह चीजें चल रही हैं, मतलब फिर होगा क्या उस पे? देखिए, उसमें यही है, जो सजाएं हो रही हैं, जहां पे जितनी सजाएं हो रही हैं, जो रह गई हैं वो चलती रहेंगी। क्योंकि देखिए, इसमें फौज का सिर्फ ये मसला नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट का ये मसला नहीं है कि पीटीआई मसला नहीं है, जो अंदर उनके प्रॉब्लम हुई थी। अब देखिए, जो फैज हमीद वाले जो केस हैं वो कोई नॉर्मल केस तो नहीं, आप उसको ऐसे ही जाने देंगे? क्या उस प्रोसेस को अंडू कर दिया जाएगा? और उस क्या आप लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के केस को सिंगल हैंडेडली देखेंगे, या उनको एक सिंगल केस के तौर पे देखेंगे, या उसको एक बड़ी पिक्चर में देखेंगे? सो ये बहुत सारी चीजें जो है वो अंडू नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें चलेंगी। क्योंकि देखें, इसमें जो लार्जर डिस्कशन है ना वो ये है कि जो स्टेट एंड सोसाइटी के दरमियान जो दरार है, जो सोसाइटी की कुछ आप लोगों को ये मोबिलाइज करें कि हाँ जी आप स्टेट इंस्टीट्यूशन पे हमला कर दें, इससे तो बैकअप कोई भी नहीं करेगा और ना ही होना चाहिए। बाकी जो पॉलिटिकल चीजें हैं टेम्परेचर डाउन करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो जो बोलते हैं वो डिलीवर नहीं करते। लेकिन बाकी सियासी बेशक आप समझते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे
सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है, उसकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग, उसका अपना, इस वक्त फ़ैन फॉलोइंग छोड़ें, वोटर जो है उसका मौजूद है, ऑन ग्राउंड वो मौजूद है, तो वो तो एक चीज़ उसको डिनाई नहीं हम कर सकते, चाहे क्रेडिबिलिटी हो ना हो, एक स्टेक होल्डर तो है उस सिस्टम में। देखिए जी, बिकॉज हेल बड़ा मकबूलियत और कबूलियत दोनों चाहिए। तो द पॉइंट इज कि ये चीज जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीजों से काम चलता है पाकिस्तान में। देखिए लार्जली ये जो क्रेडिबिलिटी की बात है ना, वो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी से जब लार्जर सिस्टम का डायलॉग होता है तो वो कहते हैं जी ये पॉलिटिकल पार्टी डिलीवर करती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी कहीं ना कहीं नून लीग भी बेहतर है, इस पॉलिटिकल पार्टी की समझ नहीं आती, ये सुबह और होते हैं, दोपहर में और होते हैं, हमारे साथ शाम में और होते हैं। सो मेरा ख्याल है कि जो लार्जर सिस्टम के अंदर जो एक क्रेडिबिलिटी गैप है या क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की जरूरत है, उसको मेरा ख्याल है कि वक्त भी लगेगा, उसके ऊपर प्रॉपर डिलीवरी भी करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को शायद ये आदत भी नहीं है ये करने की, जो उन्होंने एक बड़े पैमाने पे एक एफर्ट स्ट्रगल करने की कोशिश की है। मेरा नहीं ख्याल कि वो बिल्कुल वो जिस तरह वो कहते हैं ना, हम अब सबमिट वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जो वोटर सपोर्टर और जो अपना नारा और अपने आप को जो खड़ा किया है वो बड़ा मुश्किल है अनटिल अनलेस के उनको एक बड़ा एक पावर जो है में कम बैक नहीं करते, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे आपका हटेंगे। बेसिकली ये कहना है कि दे बिकम अ हॉस्टेज टू देयर ओन नैरेटिव, जो उनका अपना नैरेटिव है उसकी वो अगर, और नज़र भी आता है बीबी खान साहब जिस तरह ये बात कर रहे थे कि जी इनको नहीं बैठना, हमने नहीं बैठना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अभी, आप देखें, याद करें जब अभिनंदन वाला मामला हुआ या उसके बाद जब रीसेटलमेंट वाला तालिबान का मामला हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा, इनके साथ नहीं बैठूंगा अपोजिशन के साथ। और जो चीमा साहब बात कर रहे हैं कि अपने नैरेटिव का हॉस्टेज होना, तो खान साहब के लिए भी बहुत मुश्किल है इस सिस्टम में, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, अनलेस ही इज एक्सोनरेटेड बाय द कोर्ट्स एंड ही जस्ट कम्स आउट, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू नेविगेट दिस स्पेस एज वेल। जी बिल्कुल, देखें ना जिस तरह की तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिस तरीके से अब अदलिया में भी तब्दीलियाँ आई, 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे मामला चेंज हुए, तो ये तो खान साहब को नज़र आ रहा है, और मेरे ख्याल में मुझसे, आपसे, हमसे ज़्यादा उनको इस चीज़ का इदराक होगा। वो जेल में बैठे में उनको पता है कि मुकदमात किस तरीके से चल रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर उनके लिए मसला है वो किस तरह नेविगेट करेंगे, तो बाहर निज़ाम कैसे नेविगेट करेगा। आज यहाँ पे हमारा बैठ के उनके बारे में बात करना, इस हुकूमत के वज़रा की बार बार इस चीज़ के ऊपर बयानबाजी, बार बार इस हवाले से गुफ्तगू करना, इस चीज़ को डिस्कस करना, रात 7 से 11 तक हर जगह शो में होना करना, तो ये शो obviously करता है ना very कि ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट इमरान खान। असल में इमरान खान की ताकत क्या है कि ये तो ताकत नहीं है कि जो उनकी तस्वीर किसी चैनल पे नहीं आ सकती और उनको एक कमरे में बंद किया हुआ है जेल के अंदर। उनकी ताकत ये है कि उनको वोट सबसे ज़्यादा पड़ा है। आपने कायल इमरान खान को नहीं करना, आपने कायल उन करोड़ों वोटर्स को करना है जिन्होंने उसको वोट दिया है। क्या आप उनको कायल कर पाए हैं? 3 साल तो होने वाले हैं, क्या पॉपुलैरिटी कम हो सकी? नहीं हो सकी। तो फिर हमें सिर्फ खान साहब की तरफ से रीथिंक की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ से भी रीथिंक की जरूरत है। इसलिए कि एंड ऑफ द डे मामला तो पाकिस्तान का है ना, जाती जंग तो किसी की नहीं है। तो थोड़ा सा दोनों तरफ देखें कि किस तरीके से इसका हल क्या निकलेगा। आपका क्या ख्याल है हल क्या निकलेगा? हुकूमत क्या करे? जो नए केसेस हुकूमत जैसे बना रही है वो ना बनाए, जो जिनके केसेस जो अब बेल पे कुछ लोग रिहा हो सकते हैं या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, डॉक्टर यास्मीन साहिबा की बात होती है, क्या आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत क्या करे? वो क्या हुकूमत स्टेप्स ले जिससे थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आए? फिर खान साहब क्या ले सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल में हल तो इसका तभी निकलेगा जब एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। एक और इलेक्शन। पुराना इलेक्शन तो अब इतना हो गया है कि उसके ऊपर मौलाना कहते हैं कि मेरा मैंडेट जो है वो केपी में पीटीआई वालों ने लिया हुआ है, इधर फॉर्म 45-47 की बहस है। अब इन्होंने एक फैसला करना है कि एक फ्री इम्पार्शल इलेक्शन हो। क्या वो ये अचीव कर सकेंगे? अनफॉर्चुनेटली मौजूदा हालात में मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फ्री फेयर इलेक्शन तो तभी होगा जब ये सारे बैठेंगे बैठेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि हमने क्या रूल्स ऑफ द गेम क्या करना है, या जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जो है वो ऑनर करना है इन लेटर एंड स्पिरिट। वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिकॉज अगर आज ये बात कर रहे हैं 47-45 की, तो वो बात करते हैं आरटीएस की, तो वो तो फिर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है फिर आने वाले दिनों में आपको नजर नहीं आ रहा है पॉलिटिकल स्टेलमेट कहीं कम हो। नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा, अनलेस के रियलाइजेशन हो हर तरफ से कि ये नहीं कि जब आपके फेवर में चीजें जा रही हों 2018 में या 13 में या जब भी, तब वो सारा मामला ठीक हो, तब किसी किस्म का कोई इशू ना हो। जो ही आप हुकूमत से बाहर आएँ तो आप नजरियाती भी हो जाएं, आप वोट की इज्जत की भी बात करें, आप हकीकी जमहूरियत की भी बात करें। हर सियासतदान यही करता है। तो ये इन्होंने ये फैसले करने हैं जब ये हुकूमत में हो।
जिस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त उन्होंने ये फैसला करना था कि जनरल फैज़ हमीद के जरिए मैंने पार्लियामेंट नहीं चलानी, फैज़ हमीद मेरे बंदे नहीं पूरे करेगा, मुझे अवाम ने जो वोट दिए मैंने अवाम के वोटों के मुताबिक। अब जो लोग उस वक्त कहते थे कि वोट की इज्जत को मांगते थे, अब वो आके हुकूमत में अब इन्होंने ये फैसला करना है कि हमने वोट को इज्जत देनी है या नहीं देनी। पर अनफॉर्चुनेटली जब हुकूमत में आते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, बाहर जाते हैं तो इनको मसला आता है। हमारे यू जस्ट समड अप हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का जो अलमिया है वो क्या है। बट होपिंग अगेंस्ट होप, लेट्स होप के आने वाले दिनों में जो है, बिकॉज जैसे हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि मसला सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, मसला पाकिस्तान, इन सब का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। सो लेट्स होप कि आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर्स कम हो, स्टेलमेंट जो है वो कहीं ख़त्म हो और मुल्क आगे बढ़ सके। ऑन दैट नोट विल एंड टुडेज प्रोग्राम। आपका काजिम साहब बहुत शुक्रिया, जिया साहब आपका, ब्रिगेड साहब आपका बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग टाइम। सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।